एपिसोड 65। उनमें से आप स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने को हथियाने से एक अंक प्राप्त कर सकते हैं और आप संरक्षक जानवरों को मारकर और खजाने प्राप्त करके 2 अंक प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप अपने से उच्च स्तर वाले राक्षस से खजाना प्राप्त करते हैं तो आपको 5 अंक मिलेंगे। यही बात समान स्तर से नीचे के भिक्षुओं को हराने के लिए भी लागू होती है। हालांकि यदि आप इसे मार देते हैं तो आपको अधिक अंक मिलेंगे। इसलिए प्रत्येक क्यूशु सम्मेलन वास्तव में युवा पीढ़ी के लिए क्यूशु में प्रसिद्ध होने और यहाँ तक कि वहाँ से आगे बढ़ने का एक बड़ा अवसर है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रत्येक क्यूशु सम्मेलन में हजारों युवा प्रतिभाएं मर जाती हैं। खून नदियों में बह गया और हड्डियां पहाड़ बन गईं। एक सेनापति की सफलता से हजारों हड्डियां सूख जाएंगी और उसी प्रकार उसकी प्रतिष्ठा और प्रतिभा भी समाप्त हो जाएगी। फैंग चेन बर्फ से ढके पहाड़ों की ओर चलता रहा, लेकिन कुछ ही देर बाद उसने देखा कि कोई व्यक्ति कुछ ही दूरी पर तेजी से उसकी ओर आ रहा है। पहले स्तर से पूछो। फैंग चेन को थोड़ा आश्चर्य हुआ। जो लोग दाव दायरे तक पहुंच सकते हैं उन्हें प्रतिभाशाली माना जाता है। उसे बाहर उससे मिलने की उम्मीद नहीं थी। क्या इन सभी प्रतिभाशाली लोगों को इन शकल में नहीं जाना चाहिए? आप अभी भी क्यों भटक रहे हैं? कुछ क्षण विचार करने के बाद वह भागा नहीं, बल्कि उन लोगों के पास आने का इंतजार करने लगा। जल्द ही दोनों भिक्षुओं को फैंग चेन की उपस्थिति का आभास हो गया और वे उसकी ओर आए। कुछ देर बाद 2 युवक उसके पास आए। उसके शरीर पर पहने कपड़ों को देखकर लगता है कि वह किसी विशेष द्वितीयक शक्ति का प्रतिभाशाली व्यक्ति है। वे दोनों भी फैंग चेन को देख रहे थे और जब उन्होंने देखा कि वह झोंग युआन साधना के केवल 8वें स्तर पर था और उसके कपड़ों से यह पता नहीं चल रहा था कि वह किस संप्रदाय से संबंधित था, तो उन्होंने तिरस्कार दिखाया। बेटा, हमारे साथ आओ, उनमें से एक ने चिल्लाकर कहा। फैंग चेन हैरान रह गया। तुम उसे मार क्यों नहीं देते ताकि अंक पा सको? उसे आने दो, क्या यह अवसर हो सकता है? ये सोचकर उसने विरोध नहीं किया, ईमानदारी से सिर हिलाया और उन दोनों के पास आ गया। वे दोनों थोड़े स्तब्ध थे। ये पहली बार था जब उन्होंने किसी को बिना किसी प्रतिरोध के सीधे आत्मसमर्पण करते देखा था। एक व्यक्ति अपनी हंसी रोक नहीं सका और बोला, कितना काया है। एक अन्य ने मजाक में कहा, क्या ये बढ़िया नहीं है? हमें ऐसे ही व्यक्ति चाहिए। उन दोनों को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि फैंग चेन उनके बगल में था और उनके शब्द उपहास और तिरस्कार से भरे थे। फैंग चेन ने अपना सिर नीचे कर लिया और शांत दिख रहा था। आगे बढ़ो और मुझे डांटो, और जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्या कर रहे हो तो हम देखेंगे कि काय कौन है। एक व्यक्ति ने कहा, आप इस आदमी को ले लीजिए और मैं अन्य निम्न स्तर के भिक्षुओं को ढूंढ लूंगा। ठीक है, सावधान रहो और उन शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों के साथ गड़बड़ मत करो। चिंता मत करो, शीर्ष बलों के प्रतिभाशाली लोग पहले ही सीधे आंतरिक घेरे में चले गए हैं। उन्हें बाहरी घेरे के संसाधन पसंद नहीं हैं। ऐसा कहने के बाद एक व्यक्ति फैंग चेन को ले गया, जबकि दूसरा पास में ही खोजता रहा। फैंग चेन ने आज्ञाकारी ढंग से उस आदमी का एक दिशा में पीछा किया। ये देखकर कि फैंग चेन इतना ईमानदार था, उस आदमी को चीजों को मुश्किल बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कुछ ही देर बाद फैंग चेन को अचानक महसूस हुआ कि बड़ी संख्या में भिक्षु एक निश्चित दिशा में एकत्र हुए हैं। इसके अलावा भिक्षुओं का ये समूह जादुई शक्तियों से भरपूर है और किसी चीज पर हमला करता हुआ प्रतीत होता है। उसने अपनी आत्मा स्वर्ग राक्षसी आंखें खोली और सब कुछ देख लिया। पता चला कि जमीन के नीचे कहीं लगभग 2 फीट गहरा गड्ढा था। हालांकि गुफा का प्रवेश द्वार एक अज्ञात अवरोध द्वारा अवरुद्ध था। इस समय विभिन्न गुटों के लगभग 30 भिक्षु हताश होकर हमला कर रहे थे। उसके चारों ओर भिक्षु थे जो इस व्यक्ति के समान ही कपड़े पहने हुए थे, जिनमें से लगभग 4 या 5 उसकी रखवाली कर रहे थे। उनमें से एक के पास वास्तव में दूसरे स्तर की साधना थी। लेकिन जो बात फैंग चेन को अजीब बनाती है वह यह है कि यद्यपि वे आकस्मिक साधक जो पकड़े गए थे वे सभी झोंग युआन क्षेत्र में थे, लेकिन यदि वे सभी दिशाओं में भाग जाएं तो भी वे उनमें से बहुतों को पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन प्रत्येक गुट का कोई भी आकस्मिक साधक भागना नहीं चाहता था और उन सभी ने ईमानदारी से गुफा अवरोध पर हमला किया। लेकिन अगर आप इसके बारे में ध्यान से सोचें तो मुझे लगता है कि कोई भी पहला व्यक्ति नहीं बनना चाहेगा। आखिर जो भी आगे निकलेगा वही सबसे पहले मरेगा। हालांकि यहाँ कैद में रहकर अंक बढ़ाने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन कम से कम उसकी जान तो बच जाती है। लेकिन जब फैंग चेन ने दूसरे स्तर के प्रश्नकर्ता की ओर देखा तो उसे ऐसा नहीं लगा।
उसके हाव भाव से स्पष्ट था कि वह अपने शिकार के साथ खेल रहा था और फिर उनका उपयोग करने के बाद उन्हें मार रहा था। विभिन्न शक्तियों के ये भिक्षु मृत्यु से बच नहीं पाएंगे, भले ही वे गुफा की बाधा को तोड़ने में उनकी मदद करें। ये वास्तव में क्रूर है। फैंग चेन ने चुपके से कहा, तुम जाओ और अवरोध पर हमला करो। जब तक अवरोध टूटा हुआ है तुम यहाँ से जीवित निकल सकते हो, अन्यथा मर जाओ। फैंग चेन को लाने वाले भिक्षु ने आदेश दिया। फिर फैंग चेन ने अवरोध की ओर देखा और उसी समय देवताओं और राक्षसों की आंखें खुल गईं। लेकिन जिस बात ने उन्हें थोड़ा परेशान किया वह ये थी कि देवताओं और राक्षसों की आंखें बाधा के नीचे क्या है यह नहीं देख सकती थी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। मैंने देखा कि राक्षस देवता एक ही समय में उसकी आंखों की गहराई में प्रकट हो रहे थे, उसकी आंखों में ताई ची चित्र की तरह घूम रहे थे और वास्तव में एक में विलीन हो गए थे। इस समय फैंग चेन की जुड़वां आध्यात्मिक आंखें वास्तव में एक साथ जुड़ गईं और देवताओं और राक्षसों की वास्तविक आध्यात्मिक आंखों में बदल गईं। और गुफा की बाधा अब फैंग चेन की आध्यात्मिक आंखों को अन्वेषण करने से नहीं रोक सकती और वह इसके माध्यम से सीधे सुराग देख सकता है। यह उन शक्तिशाली बिंदुओं में से एक है जिसने फैंग चेन की गुआंगमिंग दिव्य आंख को दूसरे वलय में प्रवेश करने के बाद आत्मा स्वर्ग राक्षसी आंख के साथ सफलतापूर्वक विलय करने में सक्षम बनाया। जब फैंग चेन ने देखा कि गुफा में क्या है तो उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। अंदर एक पवित्र पत्थर है जो एक छोटी ढाल जैसा दिखता है, शील्ड ब्रून। उसने तुरंत ही इस वस्तु को पहचान लिया और बहुत प्रसन्न हुआ। ये वस्तु जादुई हथियारों को परिष्कृत और उन्नत करने के लिए एक अपरिहार्य सामग्री है। बेशक फैंग चेन का अदृश्य जादुई हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं था। उसने ढाल ब्रून को राक्षसी ढाल में अवशोषित करने की योजना बनाई ताकि राक्षसी ढाल को उन्नत किया जा सके और उसकी रक्षात्मक क्षमताओं को उच्च स्तर तक सुधारा जा सके। उस आदमी ने देखा कि फैंग चेन भौहें सिकुड़े हुए वहीं खड़ा था और सोच रहा था कि फैंग चेन ने मना कर दिया है। जब वह कार्रवाई करने वाला था तो फैंग चेन गुफा की ओर चला गया और कार्रवाई करने के लिए तैयार हो गया। वह सचमुच कायर है। आदमी ने फैंग चेन को तिरस्कार से देखा, ये सोचकर कि दूसरे पक्ष ने देख लिया है कि वह कार्रवाई करने की योजना बना रहा है, इसलिए वह और जिद्दी होने की हिम्मत नहीं कर सका, इसलिए वह चला गया। पकड़े गए भिक्षुओं ने जब किसी अन्य व्यक्ति को आते देखा तो उन्होंने सहानुभूति नहीं दिखाई बल्कि दुर्भाग्य पर प्रसन्न हुए। उनके लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल वे ही बदकिस्मत हों, बल्कि और भी लोगों को उनके साथ दुर्भाग्य झेलना पड़े ताकि वे बेहतर महसूस करें। फैंग चेन ने इन लोगों के रवैये को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन सीधे गुफा के प्रवेश द्वार पर चला गया और फिर उस पर मुक्का मारा। टकराना। मुक्का गिरने के बाद पूरी जमीन हिल गई। गुफा की दीवार हिंसक रूप से हिल गई और गिरने ही वाली थी। इस दृश्य ने वहां उपस्थित सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? भले ही अंदर की चीजें टूटी हुई हों, लेकिन वे दूसरों की हैं और उनका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फैंग चेन ने इन लोगों की अनदेखी की और फिर से मुक्का मारा। धमाका। बैरियर जोर से हिल गया और उसमें दरारें आ गईं। इस समय गार्डों को एहसास हुआ कि फैंग चेन, जो एक मुक्का से बाधा को तोड़ सकता था, निश्चित रूप से सरल नहीं था। ताओ की द्वितीय स्तरीय महान शक्ति ने तुरंत ही एक चाल चली और तलवार से वार करते हुए चिल्लाया, इसे रोको। फैंग चेन ने इसे नजरअंदाज कर दिया और बाधा को तोड़ना जारी रखा। लेकिन जब तलवार निकट आई तो दानव ढाल फैंग चेन की रक्षा के लिए स्वयं प्रकट हुई और तलवार के इरादे को निगल लिया और दूसरे स्तर के भिक्षु पर जवाबी हमला करने के लिए राक्षसी ऊर्जा में बदल गई। दूसरे स्तर के भिक्षु को झटका लगा और उसने प्रतिरोध करने के लिए तुरंत एक और तलवार चला दी। उसी समय वह चिल्लाया, अभी ऐसा मत करो। इस समय अन्य लोगों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और फैंग चेन की ओर दौड़े, लेकिन वे शुरू करने के तुरंत बाद ही बहुत देर हो चुकी थी। टकराना। फैंग चेन ने फिर से मुक्का मारा और अंततः अवरोध टिक नहीं सका। वह एक क्लिक की आवाज के साथ टूटकर नष्ट हो गया। लेकिन वह अंदर नहीं गया बल्कि चिल्लाया, राक्षस। दानव शील्ड ने स्वाभाविक रूप से फैंग चेन का मतलब समझ लिया और सीधे गुफा में डूब गया। ढाल ब्रून को अपने मुंह में निगल लिया और वापस उड़ गया। दूसरे स्तर के भिक्षु ने जब ये देखा तो वह क्रोधित हो गया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरी चीजें निगलने की हिम्मत की। वह दहाड़ा और उसके पीछे 3 दाव ग्रंथ प्रकट हुए। उनमें से तलवार शब्द दाव पाठ चमक रहा था, जो कि दाव पाठ था जिसका उन्होंने मुख्य रूप से अध्ययन किया था। जिस क्षण दाव पाठ प्रकट हुआ उसकी ताकत तेजी से बढ़ गई और एक तलवार निकली और अनगिनत तलवार के इरादों में बदल गई, जो यहाँ फैंग चेन को मारने की कोशिश कर रही थी।
फैंगचेन को इस बात का डर नहीं था। 9 आंखों वाली दानव तलवार उसके हाथ में दिखाई दी और एक राक्षसी ब्लेड को काट दिया। जहां भी राक्षसी तलवार गुजरती, हमलावर तलवार की नीयत पूरी तरह टूट जाती। वह उसे जरा भी चोट नहीं पहुंचा सकती थी। लेकिन इस समय अन्य लोगों ने भी दहाड़ते हुए अपनी जादुई शक्तियों से फैंगचेन पर हमला किया। फैंगचेन ने अपने हाथों से मुहरें बनाई और हथेली से वार किया। उसकी हथेली एक अजगर जैसे हाथी में बदल गई और उसने सभी हमलावरों को सीधे दूर धकेल दिया। फिर उसने अपनी देव और दानव आंखें खोलीं। ताओवादी क्षेत्र के पहले स्तर पर एक मजबूत आदमी को देखा। उस आदमी को अचानक सिर में तेज दर्द महसूस हुआ। जब वह अपना सिर पकड़कर चिल्ला रहा था, तभी एक लाइटसेबर सीधे उसके सिर में घुस गया। देव और दानव नेत्रों के एक दूसरे में विलीन होने और संवाद करने के बाद दोनों पुतलियों की जादुई शक्तियों का भी बहुत चतुराई से समन्वय किया जा सका, और हत्या अभी शुरू ही हुई थी। फैंगचेन का इन लोगों को जाने देने का कोई इरादा नहीं था। वह देवताओं और राक्षसों की शक्ति से घिरा हुआ था और कमजोर देवता और दानव परिवर्तन सक्रिय हो गया था। अगले ही पल उसकी आकृति चमक उठी और मूल स्थान से तेजी से गायब हो गई। उसके हाथ में 9 आंखों वाली राक्षसी तलवार थी और कई लोगों को मार डाला। हर तलवार स्लैश एक बैंगनी प्रकाश दानव ब्लेड स्लैश था। जहां भी तलवार चली, ताओवादी क्षेत्र से नीचे के सभी लोग मारे गए। केवल 3 ताओवादी क्षेत्र बचे थे। तीनों ने भय से फैंगचेन को देखा। आप झोयुआन क्षेत्र में नहीं हैं। दूसरे स्तर के साधक ने फैंगचेन को घूर कर देखा। उसे विश्वास नहीं हुआ कि झोयुआन क्षेत्र में इतनी युद्ध शक्ति थी। फैंगचेन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे धीरे 3 लोगों के पास पहुंचा। हालांकि तीनों झोयुआन दायरे में थे, ये स्पष्ट था कि वे विशेष रूप से इस जिउचोउ सम्मेलन के लिए उन्नत किए गए थे और स्थिर नहीं थे। उन्होंने सचमुच दूसरे पक्ष को गंभीरता से नहीं लिया। तुम यहाँ मत आना, हम फैंगमू जुवानमेन के शिष्य हैं। अगर तुम हमें मार दोगे तो हमारा संप्रदाय तुम्हें कभी जाने नहीं देगा। दूसरे स्तर के साधक ने फैंगचेन को तेजी से आते देखा और घबराकर धमकी दी। फैंगमू जुआनमेन। फैंगचेन को रुकते देख दूसरे स्तर के साधक को लगा कि वह डर गया है। उसने खुशी से कहा, हाँ, ये फैंगमू जुआनमेन है, एक दूसरे स्तर की शक्ति। आप इसे उकसा नहीं सकते। वास्तव में फैंगचेन ने आश्चर्यचकित होने का नाटक किया, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर ठंडक छा गई। मैंने इसके बारे में नहीं सुना है। अगले ही क्षण उसकी आकृति चमकी और वह उस स्थान से गायब हो गया और तेजी से उन 3 लोगों के पास पहुंच गया। दूसरे स्तर का साधक तुरंत घबरा गया। वह जानता था कि वह फैंगचेन का मुकाबला नहीं कर सकता। तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? जाओ, अगर वह नहीं मरा तो हम नहीं बचेंगे, वह दहाड़ कर बोला। मारना। ये सुनकर अन्य 2 प्रथम स्तर के भिक्षुओं ने अपने दांत पीस लिए और फैंगचेन की ओर दौड़ पड़े। दूसरे स्तर के साधु ने एक ताबीज निकाला और उसे अपने पैर में बांध लिया। अगले ही पल वह प्रकाश की किरण में बदल गया और उड़ गया। उसने वास्तव में फैंगचेन को रोकने के लिए इन दोनों को चारे के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी। भाई, मत जाओ। दोनों ने देखा कि दूसरे स्तर का भिक्षु वास्तव में भाग गया और उनके चेहरों पर निराशा झलकने लगी। लेकिन अगले ही पल फैंगचेन उनके सामने आ गया और उनकी प्रतिक्रिया से पहले ही उन्हें मार डाला। दोनों की हत्या करने के बाद दूसरे स्तर का भिक्षु पहले ही 100 मील दूर भाग चुका था। ये देखकर कि फैंगचेन पकड़ में नहीं आया, दूसरे स्तर के भिक्षु को राहत मिली और माना गया कि वह बच निकला है। फिर वह उदास और क्रूर लग रहा था। जब तक मैं अपने भाई को नहीं ढूंढ लेता तब तक रुको, मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। धमाका। अचानक फैंगचेन की दिशा में बिजली चमकी। इससे पहले कि दूसरे स्तर का साधक ये समझ पाता कि क्या हो रहा है, एक और वज्रपात हुआ, और यह वज्रपात पहले वाले से कहीं अधिक निकट था। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, उसके पीछे एक और बिजली गिरी। उसने अपना सिर घुमाया और ये देखकर भयभीत हो गया कि किसी समय फैंगचेन उसके पीछे आ गया था और उसने उस पर तलवार से वार कर दिया था। नहीं, वह दया की भीख मांगना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, फैंगचेन ने उस पर तलवार से वार कर दिया। उड़ता हुआ सिर अभी भी अविश्वास से भरा हुआ था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि फैंगचेन इतनी जल्दी पकड़ में आ गया, और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह इस तरह मर जाएगा। फैंगचेन ने अपनी दिव्य शक्ति को नियंत्रित कर लाश को नष्ट कर दिया तथा केवल भंडारण अंगूठी को छोड़ दिया। विभिन्न संप्रदायों के बिखरे हुए साधक अभी भी वहां अचंभित खड़े थे। युद्ध बस एक पल में हुआ था और उन्होंने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं की थी।
जब उन्होंने अचानक फैंग चेन के पीछे वज्रपंख फैलते हुए देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि फैंग चेन एक शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति हो सकता है। कौन है वो? किसी ने पूछा, लेकिन कोई भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका, क्योंकि शीर्ष प्रतिभावान लोगों में से कोई भी फैंग चेन जैसा नहीं दिखता था। कमीने, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। जब वे अभी भी उलझन में थे तो दूर से एक भयानक आभा उभरी। वहां मौजूद सभी लोगों ने अपने चेहरे बदल लिए। दाओ मार्ग का छठा स्तर, ये कैसे संभव है? यह दाओ मार्ग के छठे स्तर का साधक कैसे हो सकता है? 25 वर्ष की आयु में दाओ मार्ग के 5वें स्तर तक पहुंचना पहले से ही सीमा थी, जब तक कि वह झाओ शिमाई या हुओ झुए जैसे शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति न हों। लेकिन ऐसी शीर्ष प्रतिभा हजारों वर्षों में दुर्लभ है और हर किसी के पास ये प्रतिभा नहीं होती। इसके अलावा किसी ने भी इस जुझोऊ सम्मेलन में किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति द्वारा दाओ मार्ग के छठे स्तर को प्राप्त करने के बारे में नहीं सुना है। और जैसे ही वे स्तब्ध रह गए, प्रकाश की एक किरण तेजी से उनके ऊपर से गुजरी और उस दिशा में चली गई जिधर फैंग चेन गया था। तभी उन्हें होश आया। दौड़ना, किसी ने चिल्लाया और सभी किसान तितर बितर हो गए। इस तरह की लड़ाई में अब वे भाग नहीं ले सकते थे, तो फिर वे भागेंगे कब? फैंग चेन ने यह भी देखा कि कोई उसे लॉक कर रहा था। जब उसे एहसास हुआ कि दूसरा पक्ष वास्तव में दाव के छठे स्तर पर पहुंच गया है, तो उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। देव और दानव आत्मिक नेत्रों ने उन दोनों पर दृष्टि डाली और तुरंत उन पर अपनी दृष्टि गड़ा दी। जब उसने उन दोनों का रूप देखा तो वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। निंग तियानचेन और सु वान एर, क्या हो रहा है? वे अंदर कैसे आए? वह जानता था कि निंग तियानचेन उसे नुकसान पहुंचाने वाला है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह गुप्त क्षेत्र में उस पर हमला करेगा। आखिरकार गुप्त क्षेत्र में केवल 25 वर्ष की आयु से पहले ही प्रवेश किया जा सकता है, और निंग तियानचेन की उम्र स्पष्ट रूप से 25 वर्ष से अधिक है। हालांकि ये देखते हुए कि दूसरे पक्ष का साधना स्तर केवल दाव का छठा स्तर है, उसने कुछ गुप्त तकनीक या कीमत का उपयोग किया हो सकता है। वह गहरी सोच में पड़ गया। निंग तियानचेन उसे मारना चाहता था और वह भी नहीं चाहता था। हालांकि एक पल सोचने के बाद उसने दांत पीस लिए और मुड़कर चला गया। हालांकि अब उसके पास लड़ाई के शुरुआती और मध्य अवधि में लड़ने की ताकत है, निंग तियानचेन एक साधारण मध्य अवधि नहीं है। वह तियानयु दिव्य संप्रदाय में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति भी है। यह एक कारण है कि टोंगटियन ने निंग तियानचेन को चुना, भले ही उसने फैंग चेन को छोड़ दिया हो। लेकिन इससे भी अधिक उसे यह बात हैरान कर रही थी कि दूसरे पक्ष ने उसे कैसे ढूंढ लिया। सु वानर, फैंग चेन की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई जब उसने सोचा कि सुवेनर को निंग तियानचेन ने लपेटा हुआ है। उसके हाथ में एक अज्ञात वस्तु है और वह गर्व और क्रूर दिख रही है। ये स्पष्ट था कि सु वानर ने अपने गुरु की कब्र के सामने वाली झोपड़ी से उनके बाल या कुछ और लाया था ताकि वह उनके स्थान का पता लगा सके। यह अभी भी कारण और प्रभाव की वजह से है। इस समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। इस संबंध में उसे कई नुकसान हुए हैं। यदि वह भविष्य में समस्या का समाधान नहीं करता है और आध्यात्मिक समुद्र क्षेत्र में किसी गुरु या यहाँ तक कि किसी शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा उसे निशाना बनाया जाता है, तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। जब निंग तियानचेन ने फैंग चेन को भागते हुए देखा तो उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बच सकते हो? मैं इस बार तुम्हें मारने के लिए लंबे समय से तैयारी कर रहा हूँ। मैंने देखा कि वह अपने बैग से एक काली नाव निकाल कर सीधे फेंक रहा था। नाव का आकार जल्दी ही बड़ा हो गया और निंग तियानचेन और सु वानर उसमें सवार हो गए। निंग तियानचेन ने जल्दी से अपने हाथों से मुहरें बनाई और नाव अचानक प्रकाश से चमक उठी, प्रकाश की किरण में बदल गई और फैंग चेन का पीछा करने लगी। वह दुष्टता से मुस्कुराया और कहा, इस जहाज की गति वेनवेन के बाद के काल में भागने की गति से बहुत तेज है। क्या आप झोंग युआन क्षेत्र से बच सकते हैं? कमीने, घुटने टेककर आत्मसमर्पण कर दे। हो सकता है मास्टर तेरी जान बख्श दे, नहीं तो मैं तुझे जरूर बता दूंगा कि जिंदगी मौत से भी बदतर है। एक तरफ अमेलिया सू भी चिल्ला रही थी, बात के चरण के लिए पूछें। फैंग चेन के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे और एक छोटी लकड़ी की नाव अचानक उसके पैरों के पास प्रकट हुई। अगले ही पल छोटी लकड़ी की नाव चमक उठी और भागती हुई रोशनी में बदल गई। इसकी गति वास्तव में निंग तियानचेन की आध्यात्मिक नाव से कुछ अंक अधिक थी। इस दृश्य ने निंग तियानचेन और सु वानर को तुरंत अचंभित कर दिया। उनका स्पिरिट जहाज पहले से ही शेंडोंग क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन इस कमीने को लुओटियन क्षेत्र में एक बड़ा अवसर मिला है और उसे वास्तव में ऐसी नाव मिल गई है। मास्टर, क्या करना है?
फैंग चेन को दूर दूर तक जाते देख सु वानर ने चिंतित होकर कहा, डरो मत, मेरे पास बैकअप योजनाएं हैं। निंग तियानचेन ने अपनी अंगूठी से एक ताबीज निकाला। उसकी आंखों में दर्द की झलक दिखी, लेकिन अंत में उसने अपने दांत पीस लिए और स्पिरिट बोर्ड से चिपक गया। जल्द ही ताबीज की ऊर्जा को आत्मा के जहाज ने अवशोषित कर लिया और आत्मा के जहाज की रोशनी अचानक बढ़ गई। गति तेजी से बढ़ी, फैंग चेन से भी ज्यादा तेज। दोनों के बीच की दूरी कम होने में ज्यादा समय नहीं लगा। कमीने, तुम मेरी पकड़ से बच नहीं सकते। निंग तियानचेन जोर से विजयी भाव से हंसा। सु वानर के लिए भी यही सच था। वह फैंग चेन को आक्रोश और उत्तेजना से घूर रही थी। पहले से ही सोच रही थी कि फैंग चेन को पकड़ने के बाद वह उसे किस तरह की पीड़ा देगी। ओह, ये वास्तव में गति बढ़ा सकता है। फैंग चेन थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने ये भी महसूस किया कि निंग तियानचेन ने उसे मारने के लिए काफी तैयारी की थी। वह थोड़ा मुस्कुराया, आप वास्तव में मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन यदि आपने केवल यही किया है तो ये पर्याप्त नहीं है। अगले ही क्षण उसने आत्मा के पत्थरों का एक बड़ा ढेर निकाला और उन सभी को छोटी लकड़ी की नाव में भर दिया। अचानक छोटी लकड़ी की नाव की गति नाटकीय रूप से बढ़ गई और ये ताओ की चरम अवस्था की भयानक गति से फट गई और इसने अपने और निंग तियानचेन के बीच दूरी बना ली और दूरी बड़ी और बड़ी होती जा रही थी। निंग तियानचेन और सु वान एक की आत्मसंतुष्ट मुस्कान तुरंत गायब हो गई। क्या वह अब भी गति बढ़ा सकता है? अरे यार, उसके पास इतना अच्छा स्पिरिट शिप कैसे हो सकता है? क्या ये कमीना इतना भाग्यशाली है? निंग तियानचेन के चेहरे पर उदासी छा गई। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि फैंग चेन के भागने के हुनर इतने शक्तिशाली होंगे। अतीत के बारे में सोचे तो उसे पकड़ना चींटी को छेड़ने जैसा था, लेकिन अब ये चींटी बेहद चालाक है। लेकिन यह मत सोचो कि तुम इस तरह मेरी पकड़ से बच सकते हो। मैं तुम्हें यही मार डालूंगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे इसके लिए मुझे बहुत बड़ी कीमत ही क्यों न चुकानी पड़े। उसने अपनी हथेली पलटी और उसके हाथ में एक अजीब लाल मनका दिखाई दिया। यह मनका कोई मृत वस्तु नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि लाल मनका उछल रहा है, जैसे एक छोटा सा दिल धड़क रहा हो। मनके को देखते हुए निंग तियानचेन की आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी, मानो ये प्राकाल का कोई क्रूर जानवर हो। लेकिन फैंग चेन को देखते हुए, जो दूर होता जा रहा था, उसने अपने दांत पीस लिए और लाल मोती को अपने मुंह में निगल लिया। जैसे ही उसने इसे निगला, उसके शरीर की नसें उभर आई और लाल हो गईं। आंखें भी धीरे धीरे बदल रही थीं, पक्षी जैसी होती जा रही थी। ये प्रक्रिया बहुत दर्दनाक लग रही थी। वह लगातार कांप रहा था और उसे ठीक होने में काफी समय लगा। उनके आभामंडल में भी भारी परिवर्तन आया तथा उनकी साधना का स्तर आध्यात्मिक क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंच गया। तुम कमीने, तुम्हें मरना होगा। निंग तियानचेन का रूप बदल गया और वह अधिक क्रूर हो गया। उसके पीछे से लाल रक्त के पंखों की एक जोड़ी फैली। उसने आत्मा जहाज को वापस ले लिया और सु वान र को पकड़ लिया। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और गोली की तरह खून की एक लकीर में बदल गया, तेजी से फैंग चेन की ओर बढ़ा और पलक झपकते ही उनके बीच की दूरी आधी कर दी। कमीने, मैं देखूंगा कि तुम कहाँ भाग सकते हो, वह दहाड़ा। फैंग चेन थोड़ा हैरान था। इस समय निंग तियानचेन की भागने की गति शायद ग्रैंड मास्टर स्तर के करीब पहुंच रही थी। ऐसा लगता है कि आपने मुझे पकड़ने के लिए बहुत पैसा खर्च किया है। फैंग चेन को डर नहीं लगा, बल्कि उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठ गए। कितनी अफसोस की बात है, मेरी छोटी लकड़ी की नाव छोटे टॉवर से बाहर आ गई। उसने अपने पैरों के नीचे छोटी लकड़ी की नाव पर कदम रखा। ऐसा लग रहा था जैसे छोटी लकड़ी की नाव को कोई आदेश मिल गया हो और उसके चारों ओर प्रकाश चरम सीमा तक फैल गया। टकराना, एक पल में वह छोटी लकड़ी की नाव अपने मूल स्थान से गायब हो गई। अगली बार जब वह दिखाई दी तो वह पहले ही दर्जनों मील दूर जा चुकी थी। न केवल इसकी गति निंग तियानचेन से कम नहीं है, बल्कि ये 3 गुना अधिक तेज है। यह निंग तियानचेन, जो अपने रक्तपन पागलों की तरह फड़फड़ा रहा था, एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। अब उसकी गति ग्रैंड मास्टर से भी अधिक हो गई है और वह सोचता है कि वह गुप्त क्षेत्र में अजेय है। लेकिन फैंग चेन की छोटी लकड़ी की नाव भी ग्रैंड मास्टर की गति से निकल सकती थी और उससे भी ज्यादा तेज थी। इस समय वह इस तथ्य को स्वीकार करने में असमर्थ था, क्योंकि वह जानता था कि ब्लड विंग्स ही अब उसकी सबसे तेज भागने की तकनीक थी। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम आगे बढ़ पाओगे। निंग तियानचेन ने दांत पीसते हुए उसका पीछा करना जारी रखा। ग्रैंडमास्टर स्तर की भागने की गति को सक्रिय करने के लिए निश्चित रूप से बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी।
जब तक वह उसका पीछा करना और उसे मारना जारी रखेगा, वह निश्चित रूप से फैंग चेन के थक जाने तक प्रतीक्षा करने में सक्षम होगा। अब उसे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि क्या फैंग चेन गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करेगा। एक बार जब वह इसके संपर्क में आ जाएगा, तो उसे बाहर जाने पर संभवतः काफी परेशानी होगी। लेकिन उसे राहत इस बात से मिली कि फैंग चेन का आंतरिक घेरे में प्रवेश करने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि वह बाहरी घेरे के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। यद्यपि वह उलझन में था, फिर भी उसने इसे अधिक गंभीरता से नहीं लिया। वह नहीं जानता था कि फैंग चेन छोटी लकड़ी की नाव को पूरी तरह से उजागर करने के लिए तैयार नहीं था। आखिर यह उनका एक तुरुप का पत्ता है। अगर वे इनर सर्किल में घुस गए तो बाहर के लोग उन्हें जरूर देखेंगे। वैसे भी निंग तियानचेन उसे पकड़ नहीं सका, इसलिए उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। ये देखकर कि वह कुछ समय तक फैंग चेन को नहीं पकड़ सकता, निंग तियानचेन केवल चिल्ला सका, कमीने। अगर तुम में हिम्मत है तो रुक जाओ, मुझसे मरते दम तक लड़ो। फैंग चेन ने व्यंग्य किया, मौत तक की लड़ाई। अगर तुम में हिम्मत है तो अपनी साधना को मेरे स्तर तक सीमित करो। नहीं, ताओवादी क्षेत्र का पहला स्तर भी चलेगा, देखते हैं कौन किसको मारता है। निंग तियानचेन का चेहरा अचानक सख्त हो गया। पहले स्तर के बारे में पूछें। वह अच्छी तरह से जानता था कि फैंग चेन की वर्तमान ताकत दाव के प्रारंभिक चरण में किसी को मारने और दाव के मध्य चरण में किसी से लड़ने के लिए पर्याप्त थी। यदि मैं अपनी साधना को ताओ के प्रथम स्तर तक सीमित कर दूं तो क्या यह मृत्यु को आमंत्रित करने जैसा नहीं होगा? फैंग चेन ने व्यंग्य किया, निंग तियानचेन, जब मैं कमजोर था तब तुम मुझे नहीं मार सके। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे अब मार सकते हो? इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। रास्ता पूछने के दायरे में घुसने के बाद मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से ढूंढूंगा और इस बूढ़े आदमी का बदला लेने के लिए तुम्हें मार दूंगा। फैंग चेन उस बूढ़े आदमी की नफरत को कभी नहीं भूला। और तुम, सु वानर। फैंग चेन ने सु वान एर को ठंडे अंदाज में देखा और कहा, तुमने मुझे बार बार उकसाया है, मुझे मारने की कोशिश की है। निंग तियानचेन को मारने के बाद मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। निंग तियानचेन और सु वान एर के हाव भाव थोड़े बदल गए। यदि यह पहले होता तो वे उसे नीची दृष्टि से देखते, क्योंकि उस समय फैंग चेन जनजात क्षेत्र में एक चींटी मात्र था और यह कहना कठिन था कि वह ताओवाद के क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है या नहीं। लेकिन लुतियान्यू आने के बाद उन्होंने फॉर्म चेन के बारे में एक के बाद एक किंवदंतियां सुनी। उन्हें एहसास हुआ कि फैंग चेन की प्रतिभा चरम सीमा पर पहुंच गई थी। ताओवाद के क्षेत्र में प्रवेश करना तो दूर, ग्रैंड मास्टर बनना भी बहुत संभव है। दोनों इस विचार से भयभीत थे कि यदि वे फैंग चेन को मारने में असफल रहे तो भविष्य में उन्हें बदला लेना पड़ेगा। निंग तियानचेन अपने मन में रणनीति के बारे में सोचता रहा, लेकिन फैंग चेन ने हमेशा उनसे पूरी तरह सुरक्षित दूरी बनाए रखी। यद्यपि उसके पास फैंग चेन पर हमला करने के साधन थे, लेकिन वह उसे घातक क्षति नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन उसे और अधिक सतर्क बना सकता था। उसने अपने बगल में बैठी सु वान एर की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, जल्दी करो और मेरे लिए कोई समाधान ढूंढो, नहीं तो तुम हमेशा के लिए यहीं रह जाओगी। जब सु वान एर ने ये सुना तो उसे एहसास हुआ कि चीजें उनके नियंत्रण में नहीं थीं। ये कमीना जिसे वह हमेशा नीच समझता था, अब वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति बन गया है, और यहाँ तक कि निंग तियानचेन के पास भी उससे निपटने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जितना अधिक ऐसा हुआ, फैंग चेन के प्रति उसकी नाराजगी उतनी ही गहरी होती गई। वह फैंग चेन से इसलिए नफरत करती थी क्योंकि उसने उसके लिए सब कुछ नष्ट कर दिया था, और वह फैंग चेन से इसलिए भी नफरत करती थी क्योंकि वह अपने उत्थान के बाद उसे ढूंढने और वापस जीतने नहीं आया। मैं 5 साल तक उसके साथ रही, जब वह सबसे मुश्किल समय से गुजर रहा था। वह मेरे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है? वह दूर से फैंग चेन को दांत पीसते हुए देखती रही, लेकिन अगले ही पल वह एक विनती भरी नजर में बदल गई और फैंग चेन से बोली, फैंग चेन, मुझे पता है कि मैंने अतीत में बहुत सी ज्यादतियां की हैं और तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम मुझे जरूर माफ कर दोगे। हम एक साथ बड़े हुए हैं। क्या तुम मुझसे पहले किया गया वादा भूल गए हो? जब फैंग चेन ने ये शब्द सुने तो वह मन ही मन मुस्कुराया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप सुनता रहा कि सु वान अब क्या करने जा रही थी। ये देखकर कि फैंग चेन ने कुछ नहीं कहा, सु वान एर ने सोचा कि यह उपयोगी था, इसलिए उसने आगे कहा, फैंग चेन, रुको, चलो बात करते हैं। मैं गारंटी दे सकती हूँ कि मास्टर तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जब तक तुम रुकने को तैयार हो, मैं तुम्हारे पास वापस आने को तैयार हूँ। जब तक तुम मेरे प्रति वफादार हो, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं छोड़ूंगी। अब तक
वह अभी भी मानती थी कि जब तक वह खुद को विनम्र बनाए रखेगी, फैंग चेन आज्ञाकारी रूप से उसके पास लौट आएगा। बेशक फैंग चेन की वापसी की तुलना में उसे उम्मीद थी कि वह और अधिक मरेगा। भले ही फैंग चेन अब लुओ तियानियू में शीर्ष प्रतिभाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए काफी चमकदार है, वह अब भी फैंग चेन को नीची नज़र से देखती थी और सोचती थी कि वह एक नीच कमीना आदमी है। हा 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 हा, ये सुनकर फैंग चेन मुस्कुराया। सू वानर, मैं वास्तव में नहीं जानता कि तुम्हें यह अहंकार कहाँ से मिला कि तुम सोचती हो कि मैं अब भी तुम्हें पसंद करूंगा। उसने सू वान को एक चंचल भाव से देखा और आगे कहा, अब मैं अपने हाथ की एक लहर से अनगिनत सुंदरियों को अपनी बाहों में गिरा सकता हूँ। तुम्हें कैसे लगता है कि मैं अब भी तुम में दिलचस्पी रखूंगा, एक ऐसे आदमी में जिसके पीछे 10,000 लोग सवार हैं। हजारों लोग सवार हुए। जैसे ही उसने ये शब्द सुना, सू वेन का नाजुक शरीर थोड़ा कांप उठा और वह अपनी आंखें चौड़ी करके अविश्वास से फैंग चेन को देखने लगी। वह यकीन नहीं कर पा रही थी कि फैंग चेन उससे ऐसी बातें कहेगा। उसकी नज़र में फैंग चेन हमेशा दूसरे पक्ष का आज्ञाकारी गुलाम रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? तुम, जो अपने माता पिता द्वारा त्यागे गए एक कमीने बच्चे हो, को मुझसे इस तरह बात करने का अधिकार कैसे मिला? अगर तुम न होते तो मैं इस तरह कैसे खत्म हो जाता? ये सब तुम्हारी वजह से है, ये सब तुम्हारी गलती है। वह पागलों की तरह दहाड़ने लगी। फैंग चेन ने अवाक होकर सू वानर को देखा। मेरी गलती ये थी कि मैंने तुम पर बहुत अधिक भरोसा किया, और मेरी गलती ये थी कि मैंने तुम्हें एक ही तलवार से नहीं मारा। वह निंग तियानचेन के साथ घुलने मिलने में बहुत आलसी था, अन्यथा बर्फ के रंग के गुप्त क्षेत्र का अवसर दूसरों द्वारा छीन लिया जाता। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं आपसे उलझने के लिए बहुत आलसी हूँ। जब हम अगली बार मिलेंगे तो हम तय कर लेंगे कि कौन भागेगा और कौन आपका पीछा करेगा। अगले ही पल उसके पैरों के नीचे की छोटी लकड़ी की नाव और अधिक चमक उठी, और फैंग चेन ने छोटी लकड़ी की नाव को अत्यधिक गति से विस्फोट करने के लिए सीधे 30,000 आत्मा पत्थरों का इस्तेमाल किया। निंग तियानचेन ने देखा कि छोटी लकड़ी की नाव एक तीव्र प्रकाश में बदल गई, शून्य को तोड़ते हुए, और उनकी नंगी आंखों से देखी जा सकने वाली गति से आकाश में गायब हो गई। जल्द ही वह फैंग चेन पर भी नियंत्रण नहीं रख सका और पूरी तरह से अपनी स्थिति खो बैठा। अरे साले, यह इतनी जल्दी कैसे हो गया? भागने के लिए उसने कितनी तैयारी की होगी? क्या पीछा किए जाने से उसे अनुभव प्राप्त हुआ है? निंग तियानचेन ने अपने दांत पीस लिए। सू वानर के लिए भी यही सच था। उसने पूछा, मास्टर, हमें क्या करना चाहिए? हम इस कमीने को जाने नहीं दे सकते, अन्यथा अंतहीन परेशानियां होंगी। आपको ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, निंग तियानचेन ने फैंग चेन की दिशा को घूरते हुए कहा। उसकी स्थिति को लॉक करते रहो, लेकिन सांप को सतर्क मत करो। उसे अवसर के लिए लड़ने के लिए आंतरिक घेरे में प्रवेश करना होगा। जब वह अवसर के लिए लड़ने के लिए अपना मन लगा ले तो उसे मार दो। यह सू वानर हिचकिचा रही थी। हर बार जब वह फैंग चेन को देखती तो वह उसके खून की एक बूंद पी जाती। वह केवल जियानटियन क्षेत्र में थी, लेकिन उसके पास पीने के लिए इतना खून नहीं था। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? निंग तियानचेन ने सू वानर को ठंडी निगाहों से देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अगर मैं उस फैंग चेन को नहीं मार सकता तो क्या तुम सोचती हो कि तुम जीवित बच सकती हो? मास्टर, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी, सू वानर ने जल्दी से कहा। निंग तियानचेन ने ठंडी सांस ली और फैंग चेन के जाने की दिशा की ओर देखा। कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगी। फैंग चेन ने निंग तियानचेन से छुटकारा पाने के बाद सीधे आंतरिक घेरे में प्रवेश किया। बेशक अपना तुरुप का पत्ता उजागर होने से बचने के लिए उसने रास्ते में ही छोटी लकड़ी की नाव हटा दी। जैसे ही वे आंतरिक घेरे में दाखिल हुए, आसपास का तापमान अचानक शून्य से नीचे चला गया और सफेद बर्फ गिरने लगी, जिससे खुली जमीन का हर इंच बर्फ की मोटी परत से ढक गया। बेशक ये तापमान एक भिक्षु के लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन सबसे खतरनाक चीज तापमान नहीं, बल्कि अन्य ताकतों से आए कुछ खूंखार जानवर और भिक्षु हैं। रास्ते में फैंग चेन को कई छठे स्तर के राक्षसों के साथ साथ कई भिक्षुओं की हड्डियां और लड़ाई के निशान भी मिले। जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो सभी राक्षस छठे स्तर पर होते हैं। यदि आप यहाँ जीवित रहना चाहते हैं और अवसर ढूंढना चाहते हैं तो दाव दायरे में जाए बिना जीवित रहना मुश्किल होगा। बैंग बैंग बैंग, अचानक कुछ ही दूरी पर तेज आवाजें आने लगी, पेड़ हिलने लगे, जमीन हिलने लगी और हवा में धुआं भर गया। फैंग चेन ने चारों ओर देखा और एक विशाल प्राणी को दर्जनों मील दूर सर पर दौड़ते हुए देखा, जो किसी का पीछा कर रहा था।
इसकी आभा और आकार को देखते हुए ये स्तर 6 का हरा बैल बादल जानवर है। फैंग चेन ध्यान नहीं देना चाहता था, लेकिन जब उसने उस भिक्षु की ओर देखा जिसका शिकार किया जा रहा था, तो वह थोड़ा चौंक गया। भाई गैंग, इस समय पीछा किए जा रहे भिक्षुओं में उसका परिचित गंगहू भी शामिल था। वरिष्ठ भाई गैंग भी वास्तव में यहाँ हैं। ऐसा लगता है कि पीछे पहाड़ में लिन झोंकफू में अभ्यास करने के बाद से उनमें बहुत सुधार हुआ है। फैंग चेन ने चुपके से कहा। इस समय स्टील टाइगर शर्मिंदगी से भाग रहा था। यद्यपि वह केवल झोउ युआन काल के आरंभिक काल में था, फिर भी उसकी भागने की गति उसके आसपास के अन्य 7 या 8 प्रमुख व्यक्तियों की तुलना में कम नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद वह अंतिम स्थान पर रहे। ऐसा लग रहा था कि हरा बैल बादल जानवर भी उस पर नजर गड़ाए हुए था और उस पर हमला करने के लिए लगातार सफेद धुंध का छिड़काव कर रहा था। सौभाग्य से स्टील टाइगर के शरीर के कौशल काफी मजबूत हैं और वह हर बार आसानी से चकमा दे सकता है। अगर वह जारी रहा तो ये केवल समय की बात होगी जब वह पकड़ा जाएगा। गंगू के अलावा वहां 4 अन्य लोग भी थे और उनकी वेशभूषा से पता चला कि वे सभी तियान्यू दिव्य संप्रदाय के शिष्य थे। उनकी साधना का आधार स्टील टाइगर से अधिक मजबूत था, लेकिन जब उन्होंने उसे खतरे में देखा तो किसी के पास कार्रवाई करने की कोई योजना नहीं थी। कुछ लोगों की तो ये भी इच्छा थी कि स्टील टाइगर धीमी गति से दौड़े ताकि वह राक्षस को दूर भगा सके। स्टील टाइगर को बहुत पसीना आ रहा था और वह अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था, लेकिन वह रुकने की हिम्मत नहीं कर पाया। एक बार वह रुका तो उसकी मौत हो जाएगी। उसने किसी से नहीं पूछा क्योंकि वह जानता था कि वे लोग उसे नहीं बचाएंगे। यदि आप जीवित रहना चाहते हैं तो आपको स्वयं पर निर्भर रहना होगा। हालांकि प्रारंभिक झोउ युआन काल में वह केवल एक निम्न स्तर के भिक्षु थे। जैसे ही उसके शरीर की आध्यात्मिक शक्ति समाप्त होने वाली थी, वह एक कदम चूक गया और जमीन पर गिर पड़ा। धमाका! वह कई बार लुढ़का और अंततः एक चट्टान से टकराने के बाद रुक गया। जब अन्य शिष्यों ने ये देखा तो लोगों को बचाने के लिए वापस जाने की कोई मंशा दिखाने के बजाय वे बहुत खुश हुए। जब तक राक्षस स्टील टाइगर की ओर आकर्षित हैं, वे भागने का अवसर ले सकते हैं। स्टील टाइगर को रुकते देख किंग न्यू युनमो ने स्वाभाविक रूप से बिना किसी शिष्टाचार के उस पर कदम रख दिया और उसे कुचलकर मार डालने का इरादा किया। स्टील टाइगर का चेहरा भय से भरा था, लेकिन फिर भी उसने हमला किया। लेकिन झोउ युआन काल के आरंभिक वर्षों में उनकी साधना से कोई नुकसान नहीं हो सका। सारी जादुई शक्तियां उनके पैरों पर गिर पड़ी, यहाँ तक कि उनके शरीर को कोई चोट भी नहीं पहुंची। ये देखकर गंगहू कड़वी मुस्कान के साथ बोला, मेरी जान दांव पर लगी है। ये देखकर अन्य लोगों को भी लगा कि गंगहू अवश्य ही मर जाएगा। अचानक कई तलवारें प्रकट हुई और हरे बैल बादल जानवर के बड़े पैरों पर लगी। अगले ही पल बड़े पैर से निकला खून फटते हुए गूदे की तरह फैल गया। मांस और खून अलग हो गए और पूरा पैर सीधे कट गया। उबलना! हरा बैल बादल जानवर चीखने लगा, लड़खड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा, लगातार चिल्लाता रहा। ये दृश्य देखकर सभी लोग दंग रह गए। क्या हो रहा है? इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, उन्होंने एक आकृति को तेज गति से एजोर बुल क्लाउड बीस्ट की ओर दौड़ते देखा, जिसके साथ कई तलवारों की रोशनियां और शक्तिशाली अलौकिक शक्तियां फूट रही थीं। हरे बैल बादल जानवर का सिर सीधे कट गया और वह मौके पर ही मर गया। तभी सभी को एहसास हुआ कि जिस व्यक्ति ने ये हरकत की थी वह एक सुंदर दिखने वाला युवक था और उसके हाथ में जादुई तलवार थी, और उन्होंने तुरंत ही अपने सामने खड़े युवक को पहचान लिया। ये वही है। गैंगहू अपने जीवन के बाकी दिनों के लिए खुश था। जब उसने उस व्यक्ति को देखा जिसने कार्रवाई की तो वह तुरंत खुशी से चिल्लाया, भाई फैंग! जिस व्यक्ति ने ये कार्रवाई की वह कोई और नहीं बल्कि फैंग चेन था। फैंग चेन शुरू में ऐसी तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देना चाहता था, लेकिन जब उसने उनके बीच गंगहू को देखा तो वह स्वाभाविक रूप से चुप नहीं बैठा। यद्यपि यह हरा बैल बादल जानवर एक 7वें स्तर का राक्षस है, ये सबसे निचला स्तर है और स्वाभाविक रूप से उसका कोई मुकाबला नहीं है। फैंग चेन ने भी एक दुर्लभ मुस्कान दिखाए और कहा, वरिष्ठ भाई गैंग, बहुत समय हो गया मिलते हुए। गंगहू जोर से हंसा और बोला, भाई फैंग, क्या तुम हैरान हो कि मैं इस क्यूशु सम्मेलन में भाग ले सकता हूँ? मैंने तुम्हें तब देखा था जब तुम बाहर थे। तुम राक्षस जानवर पर सवार थे। तुम वाकई कमाल के थे। आह! फैंग चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ भाई गैंग बहुत प्रशंसनीय हैं। तभी बाकी लोगों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और जटिल भावों से फैंग चेन की ओर देखा। स्वाभाविक रूप से उन्होंने शेनडोंग क्षेत्र में फैंग चेन की किंवदंती के बारे में सुना था। विशेष रूप से डोंगटियन पैराडाइज में
वह विभिन्न गुटों के हजारों लोगों की हत्या करने के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गया और उसे युवा दानव कहा जाने लगा। अब जबकि असली व्यक्ति उनके सामने है तो उन्हें जटिलता महसूस हो रही है। ये सही है भाई फैंग, चलो और सीनियर सिस्टर लिन को बचाओ, उसके साथ कुछ हुआ है। गंगहू ने कुछ सोचा और चिंतित होकर चिल्लाया, सीनियर सिस्टर लिन, लिन जुएयान? फैंग चेन ने पूछा। हाँ, ये सीनियर सिस्टर लिन है। मैं सीनियर सिस्टर लिन से पहले भी सड़क पर मिला था, लेकिन वह लोटियन क्षेत्र की सेना के साथ चली गई। चलो जल्दी से जाकर उसे बचा लेते हैं, गंगू ने कहा। फैंग चेन ने सोचा, क्या अन्य ताकतों के साथ सहयोग करना सामान्य बात नहीं है? ओह भाई फैंग, क्या आप सीनियर सिस्टर लिन के चरित्र को नहीं जानते? वह दूसरों के साथ कैसे सहयोग कर सकती है? ये सुनकर फैंग चेन को अचानक एहसास हुआ, दरअसल लिन जुएयान के चरित्र के साथ उसके लिए दूसरों के साथ सहयोग करना बिल्कुल असंभव है जब तक कि उसे मजबूर न किया जाए। वह कहाँ है? फैंग चेन ने पूछा। उस दिशा में। स्टील टाइगर अधिक अंदर की ओर इशारा करता है। फैंग चेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के स्टील टाइगर को पकड़ लिया और उस दिशा में उड़ गया। अन्य किसान एक दूसरे की ओर देखने लगे। एक व्यक्ति ने कहा, यह अफवाह है कि फैंग चेन और सीनियर सिस्टर लिन के बीच कुछ संबंध हैं। अब ये सच लगता है। अफसोस, सीनियर सिस्टर लिन एक गद्दार क्यों चाहेंगी? किसी ने अफसोस के साथ कहा। त्यानियु दिव्य संप्रदाय के शिष्यों की नज़र में फैंग चेन का प्रस्थान शुरू से अंत तक संप्रदाय के प्रति विश्वासघात था, न कि संप्रदाय ने उसे विश्वासघात करने के लिए मजबूर किया था। चुप रहो, लोग अभी ज्यादा दूर नहीं गए हैं, क्या तुम मरना चाहते हो? एक व्यक्ति ने डांटा। उस आदमी ने इसकी परवाह नहीं की और कहा, क्यों? क्या वह हमें मारने की हिम्मत करता है? जिस व्यक्ति ने अभी अभी बात की थी, उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, यह अफवाह है कि फैंग चेन क्रूर है और डोंगटियन की धन्य भूमि में हजारों लोगों को मार सकता है। क्या आपको लगता है कि वह आपके जीवन की परवाह करेगा? जैसे ही ये शब्द निकले, उस आदमी को ये बात याद आ गई और वह भयभीत हो गया। ठीक है, चलो जल्दी से आंतरिक घेरे को छोड़ दे और बाहरी घेरे में अवसरों की तलाश करें। यह आंतरिक घेरा कुछ ऐसा नहीं है जिसमें हमारे जैसे झोंग युवान साधक भाग ले सकें। स्वाभाविक रूप से सभी को कोई आपत्ति नहीं थी। पहले आए विभिन्न संकटों ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया था। फैंग चेन ने गंगहू को तेजी से आगे बढ़ाया और लिन जुएयान की ओर बढ़ गया। सैकड़ों मील दौड़ने के बाद फैंग चेन अचानक रुक गया। उसने महसूस किया कि उसके सामने कई लोग थे, जिनमें से एक लिन जुएयान था। उसने अपनी आध्यात्मिक आंखें खोली और प्रवेश किया। इस समय लिन जुएयान और 5 या 6 लोग एक निश्चित दिशा में जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि यह एक टीम है, लेकिन जब तक आप ध्यान से देखेंगे, आप पाएंगे कि उन्होंने लिन जुएयान को बीच में घेर लिया था, उसे घेरने की एक बेहोश प्रवृत्ति के साथ। फैंग चेन ने थोड़ा भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, ये कौन सा संप्रदाय है? ये लोग स्पष्टतः लुओ त्यानियू के भिक्षु नहीं थे, बल्कि अन्य राज्यों से आए थे। बगल में खड़े गंगहू ने असमंजस में फैंग चेन को देखा, और उसने भी उस दिशा में देखा जिस ओर फैंग चेन देख रहा था, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। लेकिन वह जानता था कि फैंग चेन उन लोगों के समूह के बारे में पूछ रहा था जिन्होंने लिन जुएयान का अपहरण किया था, और उसने उन्हें पहले भी देखा था। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, वे वेंडिंग डोमेन की शीर्ष शक्ति प्रतीत होते हैं, जिन्हें लुमिले पैलेस कहा जाता है। वे सभी स्ट्रैन हैं, इसलिए मुझे अभी भी इस शक्ति का कुछ आभास है। लुमिले पैलेस। फैंग चेन ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ ली, ये सोचते हुए कि यह अच्छा नहीं था। ये लुमिले पैलेस एक बड़ा द्विसाधना संप्रदाय है, जो संग्रह करने और पुनःपूर्ति की कला में निपुण है। इस संप्रदाय के पुरुष सुंदर महिलाओं को इकट्ठा करना और उनकी भरमार करना पसंद करते हैं, और महिलाएं सुंदर पुरुषों को इकट्ठा करना और उनकी भरमार करना पसंद करती हैं। और जो लोग एकत्र किए गए हैं और फिर से भरे गए हैं, वे मूल रूप से थकावट से मर जाएंगे। अगर लिन जुएयान वास्तव में पकड़ा गया है, तो अंत के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। लिन जुएयान की साधना केवल झोंग युआन के 7वें स्तर पर है, और 5 लोगों में से 2 लोग दाओ दाओ के दूसरे स्तर पर हैं, और अन्य भी शिखर स्तर पर हैं। लिन जुएयान निश्चित रूप से एक मैच नहीं है। लेकिन फैंग चेन को यह बात हैरान कर रही थी कि लिन जुएयान ऐसी इंसान नहीं थी जो आज्ञाकारी तरीके से आज्ञा का पालन करती। तार्किक रूप से वह इतनी ईमानदार नहीं होगी। पहले उनका अनुसरण करो। वह देखना चाहता था कि लिन जुएयान क्या करने जा रही है। यदि सचमुच कोई खतरनाक क्षण आ गया तो कार्रवाई करने में देर नहीं लगेगी। इसलिए फैंग चेन और लिन जुएयान ने एक सुरक्षित दूरी बनाए रखी और जल्द ही एक अजीब जगह पर आ गए।
यह आंतरिक मंडल में एक बहुत ही दूरस्थ स्थान है। अन्य साधक जो आंतरिक मंडल में जाना चाहते हैं वे मूलतः यहाँ नहीं आएंगे। और यह स्थान अन्य स्थानों की तरह बर्फ से ढका हुआ नहीं है, बल्कि हरे भरे वृक्षों और जीवन शक्ति से भरपूर है। लेकिन जब फैंग चेन ने इसे देव और दानव की नज़र से देखा तो वह थोड़ा उदास हो गया। ये स्थान जीवन शक्ति का स्थान प्रतीत होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देव और दानव नेत्र के माध्यम से उसने देखा कि जमीन के नीचे एक भयानक मौत की आभा थी। लिन जुयान और अन्य लोगों के यहाँ पहुंचने के बाद उन्होंने अपने बीच के सबसे मजबूत नेता को लिन जुयान से ठंडे चेहरे से यह कहते हुए सुना, साथी दाववादी लिन, आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है। जब तक आप नीचे की मौत की आभा का विरोध करने में हमारी मदद करते हैं, हम आपको जाने देंगे। नेता का नाम कए रुओ है। लिन जुयान ने दूसरे पक्ष की ओर ठंडी नज़र से देखा और अपनी सहमति दर्शाने के लिए सिर हिलाया। ये देखकर कए रुओ ने एक संतुष्ट मुस्कान दिखाए और फिर उसने अपने हाथ से एक मोमबत्ती निकाली, उसे जमीन पर रख दिया और उसे जला दिया। मोमबत्ती जल उठी, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि आग का रंग सामान्य नहीं था, बल्कि एक अजीब नीले रंग का था, जिससे एक मृत आभा प्रकट हो रही थी। हल्का धुआं दिखाई दिया, लेकिन वह ऊपर नहीं उठा, बल्कि जमीन के नीचे फैल गया। गड़गड़ाहट। अचानक जमीन के नीचे एक जोरदार कंपन हुआ। धीरे धीरे एक प्रवेश द्वार दिखाई दिया और प्रवेश द्वार एक लंबे सांप के आकार का था, जो सीधा जमीन में फैला हुआ था। ये देखकर कि प्रवेश द्वार खुला था, कए रुओ ने झोउ युआन के 9वें स्तर के साधकों में से एक से कहा, तुम यहाँ पहरा दो और बाकी लोग मेरे साथ अंदर आएंगे। हाँ, शिष्य ने आदरपूर्वक सिर हिलाया। कए रुओ ने लिन जुयान को देखा और हल्के से कहा, चलो साथी दाववादी लिन। लिन जुयान ने प्रवेश द्वार की ओर देखा और बिना कुछ कहे सीधे अंदर चली गई। कए रुओ और अन्य लोगों ने उनका पीछा किया, लेकिन फिर भी उन्होंने लिन जुयान को बीच में ही घेर लिया। फैंग चेन ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं और गंग हू से कहा, भाई गंग, आगे का रास्ता थोड़ा खतरनाक हो सकता है, तुम यहीं रहो, मैं खुद ही अंदर चला जाऊंगा। गंग हू जानता था कि अगर वह फैंग चेन का पीछा करेगा तो वह केवल बोझ बनेगा, इसलिए उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है भाई फैंग, सावधान रहना। फैंग चेन ने सिर हिलाया और धीरे धीरे प्रवेश द्वार की ओर चला गया। साधक की आध्यात्मिक भावना अब दर्जनों मील के दायरे को कवर करती थी और वह अपने पास आने वाले किसी भी व्यक्ति को पहली बार में ही पहचान सकता था। लेकिन वह बहुत चिंतित नहीं था। हालांकि यह जगह इनसकल थी, लेकिन सभी लोग मूल रूप से सबसे ऊंचे बर्फ के पहाड़ पर गए। ये स्थान अपेक्षाकृत दूरस्थ है और यहाँ बहुत कम लोग आते हैं, सिवाय उन निम्न स्तर के साधकों के जो अपना भाग्य आजमाना चाहते हों। अचानक उसकी आध्यात्मिक इंद्रिय को ऐसा महसूस हुआ कि कोई धीरे धीरे यहाँ आ रहा है। उसने तुरंत देखा, उस आदमी की साधना झोउ युआन के 8वें स्तर की ही थी और उसके कपड़े फटे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि उसने अभी अभी एक घातक युद्ध का अनुभव किया था और वह थोड़ा शर्मिंदा था। उसकी आंखें अचानक चमक उठी, वो तुम्हें अंक देने के लिए यहाँ है। स्वाभाविक रूप से वह अंक अर्जित करने का मौका नहीं चूकना चाहता था। जल्द ही वह आदमी इस ओर आ गया और जब उसने बर्फ के जंगल से बर्फ रहित क्षेत्र में कदम रखा तो उसने पाया कि कोई उसे लालच भरी नजरों से देख रहा था। तुम कौन हो? जो लड़का बच गया वह घबराकर चिल्लाया। आदमी ने मजाकिया अंदाज में फैंग चेन की ओर देखा और उसके हाथ में मौजूद लंबी तलवार आध्यात्मिक रोशनी के साथ घूम गई। लड़के, तुम मुझसे मिलने के लिए बदकिस्मत हो, नरक में जाओ। वह अपने पैरों को लात मारता हुआ वहां से गायब हो गया। वह तेजी से लड़के के पास पहुंचा और उस पर तलवार से वार किया। लड़के की आंखों में डर भरा था, लेकिन जब वह आदमी उससे केवल 5 फीट की दूरी पर था तो उसने मुस्कुराहट दिखाई। वह आदमी चौंक गया और उसे समझ में नहीं आया कि लड़का क्यों हंस रहा है। अगले ही पल अचानक उसके सिर में तेज दर्द महसूस हुआ और फिर उसकी गर्दन ठंडी हो गई। जब वह होश में आया और उसने लड़के की ओर देखा तो पाया कि लड़का किसी समय उसके पीछे आ गया था। वह अपना सिर घुमाकर देखना चाहता था, लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो उसका सिर उसके शरीर से अलग हो गया। क्या चल रहा है? उस आदमी की आंखें मरते दम तक संदेह से भरी रहीं और उसे समझ में नहीं आया कि उसकी मौत कैसे हुई। दूर से केवल गंगू ही सब कुछ देख रहा था। फैंग चेन की तलवार अभी बहुत तेज थी और वह भी नहीं देख पा रहा था कि उसने तलवार कैसे खींची। उसे यकीन था कि अगर वह होता तो शायद तलवार से मारा जाता। फैंग चेन ने गंगू की ओर देखा और उसे वही प्रतीक्षा करने को कहा। इसके बाद वह प्रकाश की किरण में बदल गया और सांप के मुंह में प्रवेश कर गया। प्रवेश द्वार बड़ा नहीं था,
लेकिन अंदर प्रवेश करने पर यह अलग लगता था। अंदर का स्थान बहुत बड़ा था और हर जगह लंबे पत्थर पानी की बूंदों की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जो बेहद अजीब था। और उसके सामने एक बहुत बड़ा महल था, लेकिन महल मौत से घिरा हुआ था। अगर फैंग चेन और अन्य साधक पास भी आते तो वे तुरंत मौत से लिपट जाते और निगल जाते। और लिन ज़ुयान और अन्य 4 लोग इस समय महल के प्रवेश द्वार पर खड़े थे। बेशक प्रवेश द्वार भी मौत से घिरा हुआ था और वे उसमें प्रवेश नहीं कर सके। कैरो ने लिन ज़ुयान से कहा, साथ ही ताओवादी लिन, जिस निर्दयी तरीके से आप अभ्यास करते हैं वह मृत्यु को अलग करने के लिए एक चैनल बना सकता है, कृपया ऐसा करें। लिन ज़ुयान अवाक रह गया और बस एक कदम आगे बढ़ गया। साथ ही दाओवादी लिन, कैरो ने फिर कहा, बेहतर होगा कि आप कुछ न करें, जब तक हम चीजें प्राप्त न कर लें तब तक प्रतीक्षा करें और सुरक्षित रहें। अन्यथा, हे, ये सुनकर लिन ज़ुयान उदासीन रहा और सन्नाटे में आ गया। अगले ही क्षण उसके पीछे एक ताओवादी पाठ प्रकट हुआ, जो प्रेम शब्द का ताओवादी पाठ था। इस शब्द में प्रेम तो है, लेकिन यह एक निर्दयी माहौल पैदा करता है, जिससे हजारों मील दूर रहने वाले लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे उन्हें नकार दिया गया है।